तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है, मैदान ठंड से ठिठुर रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढके पड़े हैं। शिमला में बर्फ के साथ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण आवाजाही पर भी असर पड़ा। कई हाईवे बंद है क्योंकि बर्फ का वहां कब्जा है। पहाड़ों पर बर्फ का साइड इफेक्ट मैदानी इलाकों तक देखा जा रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के शहर इस वक्त सर्दी के अपार बवंडर को झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि सर्दी के खतरनाक झोंके अभी फिलहाल थमने नहीं वाले हैं। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं हम आपके सामने। पहाड़ों पर बर्फ और भारी सर्द उत्तर मैदान इलाके में देखने को मिल रहे हैं। चमोली, चंबा, शिमला, कुरुंग कुमे, डोडा, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए बर्फबारी आपको नजर आ रही होगी। जहां तक नजर जाएगी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई से नजर आ रही है। और इसी का असर कुछ ऐसा कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अभी लोग देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिन अभी और भारी होने वाले हैं। जिस तरीके के हालात बने, मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी ठंड और बढ़ेगी। ये शिमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। लोगों की गाड़ियां, सड़क, वहां पर भी कई इंच मोटी परत बर्फ की जम चुकी है। कई जगहों से हटाने की कोशिश बर्फ को हो रही है। हालांकि जो सैलानी वहां पर इसी मौसम को देखने पहुंचे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इस वक्त चिंता में हैं कि अब आखिरकार ये ठंड अब कब तक यहां बनी रहेगी। पेड़ों के ऊपर भी देखिए आप सफेद बर्फ नजर आ रही है और इसी का असर उत्तर भारत में जहां ठंड इतनी देखी जा रही है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चमोली की तस्वीरें, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पसरी हुई नजर आ रही है। और इसका सीधे से मायना ये है कि ठंड अभी कुछ दिन और रहने वाली है। जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें इस वक्त बर्फ की चादर से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। यातायात कई जगहों पर ठप है। नेशनल हाईवे इस वक्त बर्फ गिर जाने की वजह से कई नेशनल हाईवे बंद हुए हैं। बर्फबारी में पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई है, लेकिन जिंदगी भी इसी बर्फ में चल रही है। सिरमौर और चंबा में बारात भी निकली। सिरमौर में इतनी बर्फ थी कि जेसीबी पर बारात निकाली गई। चंबा में पालकी से दूल्हा निकला। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए इन्हीं स्थितियों में लोग अपनी जिंदगी किसी तरह पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिरमौर की तस्वीर हम आप देख रहे हैं जहां पर बैंड बाजा बारात की तैयारी जेसीबी के साथ है, क्योंकि आगे रास्ता ऐसा है जहां मोटी मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। उनको हटाने के लिए इसी मशीन से रास्ता साफ हो रहा है और बारात भी आगे जा रही है। वहीं चंबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी में किस तरीके से दूल्हा पहुंचता है शादी के लिए, ये तस्वीर बयां कर रही है। ये शादी जो है जेसीबी में हुई है। ये दो जेसीबी पहाड़ों पर बर्फबारी से राजधानी दिल्ली भी जम गई है। यहाँ पारा लुढ़ककर 6 डिग्री तक जा पहुंचा है। और मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अभी सर्दी और सितम ढाएगी। ये दो तस्वीरें जहां देखिए कल गणतंत्र दिवस की तैयारी में जहां सारे रिहर्सल हो रहे हैं, वहीं ठंड से दिल्ली इस वक्त आपको जमी हुई भी नजर आ रही होगी, क्योंकि इतनी ठंड है यहाँ पर। कोहरे की धुंध से एक चादर आपको नजर आ रही होगी। गलन बहुत है और इसी के बीच 26 जनवरी की तैयारियां भी हो रही हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो कही जा सकती है कि अभी कुछ दिन और राहत ठंड से तो नहीं मिलने वाली है। और न्यूनतम तापमान अगर देखें तो देखिए गुलमर्ग में जो तस्वीर है, दिल्ली में जो तस्वीर है, जयपुर, भोपाल, आगरा, लखनऊ, ये अलग अलग जगहों के हम आपको ये न्यूनतम तापमान बता रहे हैं। दिल्ली में 6 डिग्री, वहीं गुलमर्ग में -10, वहीं श्रीनगर में -1, अनंतनाग में -1, शिमला में -1, मनाली में भी -1, मसूरी में भी -1, दिल्ली में 6, जयपुर में 7 डिग्री, भोपाल में 8, आगरा में भी 8 और जयपुर में 11। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये आप समझिए कि न्यूनतम तापमान अलग अलग जगहों पर किस तरीके से कहर बनकर टूट रहा है।
अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। अरविंद, पहाड़ों की तस्वीरें हमने दिखाई, न्यूनतम तापमान भी बताया कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि गणतंत्र दिवस है कल, और आज इतनी ठंड, कल भी लोगों को उससे दो चार होना होगा, और ये कहा जा सकता है कि अभी आने वाले 5-7 दिन लोगों को ऐसे ही ठिठुरना होगा। जी बिल्कुल अर्पिता, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आने वाले 3-4 दिन तो ऐसे ही शीतलहर चल रही है दिल्ली में। और जब भी पहाड़ों में अगर बर्फबारी होती है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में, तो उसका असर सीधे सीधे दिल्ली पर देखा जाता है। अभी मैं आ रहा था तो कोई एक शख्स बात कर रहा था कि ऐसा लगता है कि मौसम विभाग फिरकी ले रहा है दिल्ली वालों की, और बिल्कुल वो बात मुझे सटीक भी लगी। फिरकी मौसम विभाग दिल्ली वालों की क्यों ले रहा है कि जनवरी में बारिश होती है, और ऐसी बारिश होती है जैसी 32 साल पहले कभी जनवरी में बारिश नहीं हुई थी। तो बारिश हो रही है, उसके बाद शीतलहर चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो शीतलहर है, जो कोल्ड वेव है, वो 1 से 2 दिन और चलेगी, यानी दिल्ली वाले ठिठुरते रहेंगे। और खासकर जनवरी में जिस तरह की बारिश हुई अभी 2 से 3 दिन पहले, लगातार बैक टू बैक 2 दिन, उसके बाद उसके कुछ दिन बाद से ही ठंड जो है वो कड़ाके की बढ़ने लगी है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि मौसम विभाग फिरकी ले रहा है दिल्ली वालों की, कभी बारिश कभी कोल्ड वेव, तो कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। वह देखिए, जवानी वाली ठंड, लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर जोश भी हाई है। देश भर में 26 जनवरी परेड के लिए तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में राजपथ पर देश की आन बान शान की झलक मिलेगी। श्रीनगर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड की व्यस्तता देखी गई। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। दिल्ली से श्रीनगर तक चप्पे चप्पे पर पहरा है। बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली एक टारगेट के रूप में रहता है। किसी भी आतंकवादी अथवा कोई भी असंतोषी एलिमेंट्स हैं, उनके टारगेट के रूप में दिल्ली हमेशा से रहा है। इस साल भी हम लोग इस बारे में काफ़ी अलर्ट हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है। शहर में सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने अधिकारियों और जवानों के साथ करीब 20,000 प्लस का फोर्स डिप्लॉयड है, जिसमें डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स के अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडोज, आर्म बटालियन के ऑफिसर्स और जवान, और सीएपीएफ्स के कमांडोज और उनके जवान, उनके अधिकारी इस ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। श्रीनगर भी गणतंत्र दिवस के लिए सज गया है। कल शेरे कश्मीर स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल में खूब समा बंधा। कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा परेड की सलामी लेंगे। 26 जनवरी की परेड के लिए श्रीनगर में भारी किलेबंदी की गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हर जगह और हर स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीमाओं से लेकर मैदानी इलाकों तक, गांवों से लेकर शहरों तक सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि सभी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी कर दी गई है। श्रीनगर शहर में उस समारोह स्थल यानी श्रीनगर में जो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम है, उसके आसपास जो है ड्रोन से भी और दूसरे इलाकों में ड्रोन से निगरानी होगी। उस बीच जो है सभी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि हर पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो है तिरंगा लहराया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को हाजिर होने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम के साथ अशरफ आमिर, श्रीनगर आज। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पाकिस्तान सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट।
इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में और यहां पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों से खबर है कि जो आतंकवादी हैं वो कोई बहुत बड़ी वारदात करने की फिराक में है, इसलिए यहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं बिल्कुल फेंस के साथ। ये जीरो लाइन है और वहां पर जैसे कि मेरे कैमरा पर्सन ने तस्वीरें दिखाई, पाकिस्तान की चौकी यहां से साफ नजर आती है। गणतंत्र दिवस पर खासतौर पर इस समय अलर्ट है खुफिया एजेंसियों की तरफ से कि आतंकवादी कोई बहुत बड़ी वारदात करने की फिराक में है, इसीलिए चौकसी बढ़ा दी गई है। समूचे जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट है, चाहे नियंत्रण रेखा हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या जम्मू कश्मीर के शहर कस्बे या गांव हो, हर जगह पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो काफी विषम परिस्थितियों में हमारे बीएसएफ के जवान कार्य करते हैं। पिछले कई दिनों से मौसम काफी ज्यादा खराब है, लगातार वर्षा हो रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद, इन विषम परिस्थितियों के बावजूद 24 घंटे यहाँ पर चौकसी की जा रही है सीमा की। इस समय भी आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की एक टुकड़ी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। जिस तरह से काफी दिनों से अलर्ट है कि आतंकवादी कोई बहुत बड़ी वारदात करने की फिराक में है, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों में काफी ज्यादा चिंता है, इसलिए चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और साथ ही में ड्रोन का खतरा लगातार यहाँ पर पनप रहा है। ड्रोन का खतरा एक नई चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हमारे सुरक्षा बलों के लिए, इसलिए उससे निपटने के लिए नई रणनीति भी बनाई गई है। चाहे जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, नियंत्रण रेखा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, हर जगह पे नई रणनीति अपनाई गई है। और साथ ही में जो हमारे सुरक्षा बल है, इनको नए हथियार भी सरकार ने मुहैया करवाए हैं ताकि नई चुनौतियों से निपटा जा सके। अब बात कोरोना की। कोरोना के नए केस में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 2,55,874 नए मरीज आए हैं सामने, जो कल के मुकाबले करीब 53,000 कम है। 24 घंटे में 614 लोगों की मौत हुई, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली और मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार मंदी पड़ी है। दिल्ली में नए केस 5,707 आए तो मुंबई में 1,857 केस दर्ज हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर उन पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने बाकायदा कहा कि कोई ना कोई कनेक्शन तो है, जो अब देखिए जो लिस्ट आई है उसमें भी सामने आ रहा है। इनके नस-नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। ये बड़ा बयान सीएम योगी की तरफ से, ये खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो वार सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि इन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता है। सीएम योगी ने कहा कि इन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, क्योंकि जो बयान आ रहे थे इनकी शिक्षा दीक्षा पर, क्या ही कहा जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने सीधा वार अखिलेश यादव पर। सीएम योगी का फिर समाजवादी पार्टी पर यह निशाना, और सीधे तौर पर उस वाले बयान को यहां पर निशाने पर लिया गया जिसमें कहा चीन सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान बड़ा दुश्मन नहीं है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में मुसलमानों और यादवों के अलावा गैर यादव ओबीसी को भी साधने की कोशिश हुई, और इसके तहत अखिलेश ने इस बार 66 ओबीसी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी से अगर विजय किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का जोश हाई है। उन्हें सरकार बनती दिख रही है, लेकिन सवाल है कैसे। जानकारों की राय में अखिलेश के इस आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह वो छोटे दल हैं जिनके बलबूते ही बीजेपी ने अखिलेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर किया था। इस बार अखिलेश इन्हीं छोटे छोटे दलों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस लौटने का मौका तलाश रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने गैर यादव ओबीसी पर दांव खेला है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में यादव और मुस्लिमों से ज्यादा गैर यादव ओबीसी को जगह मिली है। पार्टी का फोकस इस बार गैर यादव ओबीसी पर कितना ज्यादा है, उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि सपा ने 159 में से 64 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं,
वहीं एसपी कैटेगरी के 31 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा 8 वैश्य, 7 ठाकुर और 9 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कई पार्टियों से हाथ मिलाया है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, एनसीपी, जनवादी पार्टी और अपना दल प्रमुख हैं। दिखाई दे रहे हैं ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? इस बार अखिलेश ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बीजेपी की घेराबंदी के लिए छोटे छोटे सहयोगियों को जुटाया है और वो उन्हें अपने पाले में करने के लिए काफी महत्व भी दे रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की मिसाल है जिसमें समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक में अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल सेंट्रल कुर्सी पर बैठी नजर आईं। अखिलेश यादव टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद मुख्य कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल को सम्मान दिया। टिकट बंटवारे में भी छोटे दलों को महत्व दिया गया है। सपा ने छोटे दलों को अपना चुनाव चिन्ह दिया है। इनमें प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के साथ ही महान दल भी शामिल है। महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य की बेटी सुमन मौर्य फर्रुखाबाद से सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी। इस तरह बैठक से टिकट बांटने तक में मिल रहे महत्व से अखिलेश के सहयोगियों के हौसले बुलंद हैं और वो तमाम बंदिशों के बावजूद बीजेपी को साफ करने का दावा कर रहे हैं। पूर्वांचल की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश ने राष्ट्रीय लोकदल को साथ लेकर अपने मोर्चे को मजबूत बनाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसान बहुल माना जाता है। आरएलडी से गठबंधन के बाद अखिलेश को पश्चिम में बढ़त मिलने की उम्मीद है। आज तक से ही बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपर क्लीन स्वीप होगा, यानी कि अखिलेश और जयंत का गठबंधन बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा। और उसके पीछे की सोच ये है कि तकरीबन 20% जाट और 30 से 40% मुसलमान अकेले बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अलायंस फर्स्ट फेज में आरएलडी स्वीप हो जाएगा, क्लीन सुपर क्लीन होगा। इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। कोई सोच सकता था कि बड़े बड़े नेता जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे कुछ दिन पहले, उन्हें गली मोहल्ले में आना पड़ रहा है। ये जनता की ताकत है, जनता परिवर्तन चाहती है, उसी की वजह से उन्हें आना पड़ा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसने इस बार एक सीट पर जाति और धर्म के समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी का लक्ष्य 400 सीट है, लेकिन अखिलेश अपने मकसद में कितने कामयाब होंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कल रात जारी इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। हरीश रावत रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी से आए हरक सिंह रावत का नाम फिलहाल इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनकी बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से टिकट दिया गया है। वहीं जयेंद्र रमोला को भी टिकट मिला। मोहित उनियाल डोईवाला से, बरखा रानी ज्वालापुर से, बीरेन जत्ती झबरेड़ा से। तो ये कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने आई है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।